हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मेंस का जीएस 6 का, जिसमें यूपी स्पेशल होता है, उसकी इकोनॉमिक्स होती है, उसके जो है 2 टॉपिक इसमें कवर करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप जीएस 6 यहाँ से पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जीएस 6 थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। इस बार जितने भी पेपर हुए थे सबसे कम नंबर सभी के जीएस 6 में ही आए हैं, जो टॉपर है उनके भी और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके भी। तो ये मुझे भी पढ़ना है अच्छे से, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने अपने लिए जो चीज़ें लिखी हैं वो सब आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। 2 टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। पहले उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। बहुत सारी नीतियाँ पूछी गई थी इस बार, और उस नीतियों के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे नहीं पता होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में जो है पहले नंबर पे है, ये आपको पता ही होगा। हर बार ये लगभग पहले ही नंबर पे रहता है टोटल खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूँ में, इन सब चीज़ों में। तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, वही सब चीज़ें, इसके लिए ये नीति आई है। खाद्य प्रसंस्करण में जो खाद्यान्न का मूल्य होता है, गुणवत्ता होती है और जीवन काल में वृद्धि की जाती है। मूल्य में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि और जीवन काल में वृद्धि, ये चीज़ें आप इंट्रो में डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। और नए उद्योगपति जो होंगे, इस नीति के माध्यम से जो नए उद्योग स्थापित होंगे खाद्य प्रसंस्करण के, उसको स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा जो भूमि स्टाम्प होता है, भूमि स्टाम्प शुल्क में यहाँ पर छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण वर्तमान में लगभग 6% है। जितना भी हमारे यहाँ खाद्यान्न होता है, खाद्य प्रसंस्करण उसका केवल 6% ही होता है, जिसे आगामी 5 वर्षों में 20% तक लेके जाना है। तो एक लक्ष्य इसमें रखा गया है 20% तक ले जाने का, जब ये नीति बनी तब। इसके अलावा कोल्ड चेन जो स्थापित की जाती है, कोल्ड चेन स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपए तक की छूट दी जाएगी इस नीति के माध्यम से। ये चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं, तो इसको आप एकदम से याद कर लीजिए। खाद्य प्रसंस्करण एक और टॉपिक आता है, ये तो जीएस 6 का टॉपिक है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण जो टॉपिक आएगा उसमें भी आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण के लाभ। तो रोजगार में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, जो किसानों की आय दुगनी करनी है उसमें भी इससे लाभ मिलेगा। जब खाद्य प्रसंस्करण होता है तो जैसे आलू है, उसका चिप्स बना दिया तो उसका मूल्य बढ़ गया। फिर आगे बात करेंगे किसानों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। ज़्यादातर किसान जो होती हैं, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जितने भी रोजगार हैं महिलाओं के पास, उनमें कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाएँ जो हैं सम्मिलित होती हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अतिरिक्त अनाज जो बच जाता है, बहुत सारा अनाज का लॉस होता है, खराब होता है। आपने सुना ही होगा कि कोल्ड स्टोरेज में सारा पूरा बाहर ही कुछ चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, तो उसमें सब में भी अनाज का सदुपयोग होगा, बर्बादी नहीं होगी। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई परियोजना के बारे में। अभी हमने उत्तर प्रदेश में जो खाद्य प्रसंस्करण वाली नीति थी वो देखा था। अब नहर सिंचाई परियोजना जो है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था सिंचाई से रिलेटेड। कृषि क्योंकि टॉपिक है, ये जीएस 6 का टॉपिक है कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि। तो उत्तर प्रदेश के कुल बुआई क्षेत्र का लगभग 87% सिंचित क्षेत्र है। कहीं पर भी आपको डेटा लिखना है तो लगभग लगा के ही लिखना है। इसमें लगभग 16% नहर सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अब नहरों के बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे शारदा नहर, इसका निर्माण 1928 में हुआ था। लाभान्वित क्षेत्र इसके बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, आजमगढ़। जो नहरें हैं उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। आप यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड ही स्पेस रहता है, उतने में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी रहती हैं। तो आपको ये भी पता चले एग्जामिनर को कि आपको सब कुछ पता है, एक ही चीज़ के पीछे आप नहीं पढ़े कि अगर आपको गंडक नहर के बारे में सब कुछ पता है, उसको बड़ा सा लिख दिया, बाकी का कुछ नहीं लिखा, ऐसे नहीं करना है। तो गंडक नहर जो है ये उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर इससे लाभान्वित होते हैं। फिर इसी तरह रामगंगा नहर है, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद आदि इसके जो है लाभान्वित क्षेत्र हैं। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, हथनीकुंड बैराज से निकलती। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद इससे जो है लाभान्वित हैं। रिहन परियोजना निर्माण जो है इसका 1962 में लगभग हुआ था। सोनभद्र जो है इससे लाभान्वित है, सोनभद्र की परियोजना है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। ये सिंचाई परियोजना भी है, जल विद्युत उत्पादन भी यहाँ से होता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को यूनियन जो से मंजूरी मिली थी 2021 में, जो एक पूरी तरह से जो इसके लिए बजट एलोकेशन हुआ था 2021 में हुआ था। और अब तो रिसेंटली सभी बार, हर बार लगभग जो है इसके लिए कुछ ना कुछ आवंटन किया जा रहा है। तो आप रिसेंट जो बजट आएगा उसका भी इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा वाला क्षेत्र, जो बुंदेलखंड वाला बेसिकली क्षेत्र है, वो इससे लाभान्वित होंगे। और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले इससे लाभान्वित हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। तो इसके बारे में सभी नहरों के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि आप इसको
चार्ट के माध्यम से ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। तो वो आपका तरीका, आप कोई भी तरीका यूज़ कर लीजिए जो आपको लगे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव, इस तरह से मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, वो कर सकते हैं। और बाकी यूपी पीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर जो प्री वाला है यूपी पीसीएस वाला या आरओ के एग्ज़ाम वाला, उसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर है। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं, जो PYQs हैं, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। और ये मेंस वाला जो है मेंस वाले ग्रुप में मिलेगा। वो मेनली आंसर राइटिंग का ग्रुप है, लेकिन अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करा रही हूँ तो वो भी मेंस वाला उसी में जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।